अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। उसकी मेन वजह ये थी कि कुछ घर में मसरूफियात थी और फिर उसके बाद सोशल मीडिया को मैनेज करना और फिर एट द एंड ऑफ द डे वीडियो भी करना मेरे लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता था। और फिर दूसरी बात ये है कि मैं बैकग्राउंड में रह के काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन इस वक्त जो है ना कुछ सूरत हाल इस तरह की बनती जा रही है कि अब मुझे जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आ, आपको पता है कि कश्मीर की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। और पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से कोई भी बंदा हल्की सी भी आवाज़ उठाता है तो उसको उठा कर ले जाते हैं। अब म, जो इस वक्त पंजाब में और इस्लामाबाद में कश्मीर के हवाले से जो लोग बात करते थे उन सब की आवाज़ें मुकम्मल तौर पर बंद की जा चुकी हैं। इस वक्त आपको पता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर ताकत के नशे में है, एब्सोलूट पावर है उनके पास। और थोड़ा बहुत जो प्रेशर आता था इंटरनेशनल लेवल से वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने अपने आप को मसाया मनवा लिया है कि जी देखें जी हमने दुनिया की जंग रुकवा दी है। तो इस वजह से उन्होंने फ़ैसला किया है कि ये जो कश्मीर में जो रेजिस्टेंस आ रही है इसको मुकम्मल तौर पर क्रश किया जाएगा। ये अब से कुछ देर पहले अवामी एक्शन कमेटी ने ट्वीट की है, तस्वीर जारी की है। कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है आपको पता ही है। कश्मीर में आज 20 दिन हो गए। ये फयाज शाह साहब भी कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं आज 20 दिन हो गए हैं पूरे आज़ाद कश्मीर और मरी के इलाकों में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है। यानी कि आप ये देख लें कि जो ज़िंदगी है वहाँ पर आज 20 दिन हो गए हैं पूरे आज़ाद कश्मीर और मरी के इलाकों में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है। उसके बाद आपको पता है कि कल ये आर्टिकल बहुत वायरल हुआ हुआ था इसकी वजह से, थोड़ा बहुत क्योंकि ये बीबीसी के ऊपर आया था तो इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बिल्ड हुआ हुआ था। तो अब आप अंदाज़ा करें कि बीबीसी को देने वाला जो ट्रक ड्राइवर था उसका सांस फूला हुआ है, उसका ये इंटरव्यू भी आ गया। अब सूरत हाल क्या वहाँ पर बनी हुई है, मैं थोड़ा सा जो है ना चंक मैंने आपके लिए निकाल के रखा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहता है मैंने पुलिस वालों की बहुत मिन्नतें की, ये कल बीबीसी के आर्टिकल के अंदर बात हो रही है, कि खुदा के लिए खाने पीने की चीज़ें घर लेकर जाने दें क्योंकि मेरे घर में नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है, बीवी भी हामला है लेकिन वो टस से मस ना हुए। अब उसके बाद आगे कहते हैं अब ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि बाहर से खुराक और पेट्रोल लाने वाली गाड़ियों को रियासती हदूद में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह मुकामी लोगों को रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया की किल्लत का सामना है। उसके बाद आगे देखिएगा क्या कहते हैं, इलाके में अशियाए खुर्द व नोश नापैद हो रही हैं। पेट्रोल की तफसील एक मंसूबा बंदी के तहत रोक दी गई है। इस तरह की हेडलाइंस पढ़कर आपको कौन याद आ रहा है मुझे बताएं। ये यही हरकतें जो है इसराइली फ़लस्तीनियों के साथ करते हैं। वहाँ पर जो आपने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से लोगों को भूखा मारा गया है, किस किस तरीके से मैसेकर किया गया है। तो इस वक्त जो ताकत के नशे में हमारी हुकूमत है वो भी वही आपने देखा होगा कि ये पिछले 3-4 सालों में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी टैक्टिक्स नज़र आई हैं जो इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल की। वही चीज़ें आपको ये भी हमारे लोग भी, हमारी जो आर्मी के लोग हैं वो भी इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ज़रा ट्रक ड्राइवर को सुन लें क्या कह रहा है पहले। जी, मैं आज़ाद कश्मीर का ट्रक का ड्राइवर हूँ। बीबीसी का एक रिपोर्टर मेरे पास आया था, उसने मुझे पैसे भी दिए थे। मैंने उससे पैसे लिए क्योंकि मेरे को बहुत सख्त ज़रूरत थी पैसों की। उसने मुझे ये बताया था कि बस आपने ऐसा एक छोटा सा बयान देना है कि इधर जितने भी ये ट्रक खड़े हुए इनको पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती रुकवाया है और ये पुलिस वाले हम पे बहुत जुल्म करते हैं और हमारा जो सामान ये आगे नहीं जाने देता। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने पैसे के अर्ज ये बयान दिया था जो सरासर झूठ था। मुझे नहीं पता था कि ये एक तो आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से बेचारे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, सांस फूला हुआ है। और फिर उसके बाद जिन्होंने ये वीडियो रिलीज की है उधर उन्होंने ये देखें ये भी दिखा दिया कि ट्रक वाकई वहां पे रुके हुए किसी ने ट्रक के फुटेज भी लगा दिए उन्होंने। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने पैसे के अर्ज ये बयान दिया था जो सरासर झूठ था। मुझे नहीं पता था कि ये बयान अखबार में जाएगा या किसी और जगह में जाएगा।
मैंने ये बयान सिर्फ और सिर्फ पैसों की गरज दिया था, जो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस पे। बाकी जो जितने भी ट्रक खड़े हैं, ये तो इसलिए खड़े क्योंकि वहाँ पे जैसे हम एंटर होते हैं कश्मीर में, तो वहाँ पे आवाम एक्शन कमेटी के बंदे आते हैं, हमें लूट मार करते हैं, हम पे जुल्म करते हैं। इसी के डर की वजह से ये ट्रक रुके हुए हैं। जी। चलें जी, कश्मीरियों को भी इन्होंने अब क्रिमिनल बना दिया है। पहले वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी इन्होंने क्रिमिनल बना दिया है, बलूचिस्तान के लोग भी क्रिमिनल हैं। और जो पंजाब के लोग हैं उनको डंडे के जोर के ऊपर उन्होंने रोका हुआ है। तो अगर वहां से भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस स्टार्ट हो, यानी कि सबके साथ ये जो है ना लड़ाई करके बैठे हुए हैं। वैसे मैं ना आज ना गाड़ी चलाते हुए मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा कि ये पाकिस्तान को ना, ये जो, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अब तो ये तो समझ आ गई है ना कि कंप्लीट कंट्रोल है हमारी आर्मी का पाकिस्तान के ऊपर। और वो जो हमें पहले चीज़ें नज़र आती होती थी ना कि जी इसका प्रेशर आ गया, मौलाना फजलुर रहमान का प्रेशर आ गया, इस मौलवी का प्रेशर आ गया, उस मौलवी का प्रेशर आ गया, इस पार्ट, ये सारी जो थी ना बातें थी, ये टैक्टिक्स थी इनकी। वरना ये मुकम्मल तौर पर हर चीज को कंट्रोल करते हैं। और अब देखें कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, ये उस वक्त से यही इनकी सूरत हाल है। ये चाहते तो पाकिस्तान को किसी भी डायरेक्शन के अंदर लेकर जा सकते थे। यानी कि लिटरेसी की आप पाकिस्तान के अंदर हालत देखें कि क्या है, मेजॉरिटी लोग इलिटरेट हैं। ये चाहते तो उसके ऊपर फोकस करके कोई इनको रोकने वाला नहीं था। इनकी इंटेंशन ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये जो ऊपर बैठे हुए जनरल्स हैं ना, ये खाने पीने के लिए आते हैं। और इन्होंने, आप देख लें, वो ख्वाजा आसिफ ने वो जो तकरीर में कहा था कि बोटियां तक नोच ली हैं इन्होंने। अब वो अलहदा बात है कि अब इनकी घोली झोली में जाके इनके साथ बैठा हुआ है। अच्छा जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसके हवाले से मैं आपको फर्दर डिटेल्स भी देता हूँ कि मेरे साथ पर्सनली किसी ने मुझे कांटेक्ट करके इस हवाले से क्या कहा है। लेट्स लिसन टू असद टूर फर्स्ट। अलीमा खान साहबा को वो और नजर से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये वो चीज़ें डीरेल करती हैं। मोहसिन नकवी साहब और जो दीगर पीटीआई के की अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए लोग हैं, उनकी भी ये असेसमेंट है कि अलीमा खान साहबा चीज़ें नहीं आगे बढ़ने देती। और बहुत से लोग पीटीआई के वो ये दावे करते हैं कि अलीमा खान साहबा पार्टी टेक ओवर करना चाहती हैं, इसलिए वो चाहती नहीं कि उनका भाई बाहर आए और वो चीज़ों को बार बार डीरेल करती रहें। तो वो फिर इतना गैर लचकदार उनका रवैया है कि बात आगे बढ़ ही नहीं पाती। और उनका ये कहना है कि लाइक हम एहतजाज की पोजीशन काबिल तो रहे नहीं 26 नवंबर के बाद, तो अब फिर पार्लिमानी पॉलिटिक्स भी हमारी हर वक्त दीवार से लगी हुई है। तो एक ही रास्ता है कि बैक एंड पे को मुज़ाकरात करके इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता बनाया जाए। वो अलीमा खान नहीं बनने दे रही। तो फिर इन सब में एक लिहाज से ये कंसेंसस है पीटीआई में बतौर जमात, एस्टेब्लिशमेंट में बतौर फरीक, हुकूमत। उन्होंने भी जब बातचीत की, अभी दोबारा कोशिश शुरू किया है, वो भी देख रहे हैं कि उनके आगे भी यही इसी किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं कि यार अलीमा खान पता नहीं क्या डिसीजन लेंगी। और इसी तरह से जो दीगर फ्रीक भी हैं वो सब कहते हैं कि लाइक इनका पहले कुछ डिसाइड हो जाए तो फिर कुछ होगा। तो वो फिर अब कहते हैं कि बड़ों ने फैसला कर लिया है कि 26 नवंबर वाले मुकदमे में अलीमा खान साहबा को सजा हो जाएगी। सजा हो जाएगी तो अलीमा खान साहबा गिरफ्तार हो जाएंगी। गिरफ्तार हो जाएंगी तो फिर कहीं भी कैद तन्हाई में शिफ्ट कर दी जाएंगी। उनकी मुलाकातें होंगी नहीं, जिस तरह इमरान खान साहब की बुशरा बीबी की। अब आप देखें कि इमरान खान के हवाले से थोड़ी बहुत जो आवाज़ उठ रही है वो इमरान खान की बहनों की वजह से उठ रही है। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं, ये जो असद तूर साहब ने बात की है ना कि एक ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जी अलीमा खान साहिबा जो है ना इमरान खान को साइड लाइन करके ना वो चाहती हैं वो जेल में रहें और वो जो है ना वो पार्टी को टेक ओवर कर लें। ठीक है। अब आम बंदा अब इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। आम बंदे का ओपिनियन यही है कि इमरान खान के हवाले से जो रेजिस्टेंस है इस वक्त वो सिर्फ उनकी बहनों की वजह से। अब अच्छा, मैं अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि मुझे एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट का आज से कुछ 2-3 हफ्ते पहले मुझे कॉल आई आउट ऑफ द ब्लू। और वो बंदा जो है ना उसको समझा जाता है कि वो पीटीआई के बहुत क्लोज है, इमरान खान का दीवाना है वो बंदा। ठीक है जी। अच्छा, तो और मैं भी उसको यही समझता था उस वक्त। अब उसने मुझे कॉल करके यही बातें बताई जो कि असद तूर साहब बता रहे हैं कि भाई अलीमा खान के इरादे कुछ और हैं। अलीमा खान पार्टी को टेक ओवर करना चाहती है, इमरान खान को माइनस करना चाहती है अलीमा खान। ठीक है। मुझे बड़ा उसने आधा घंटा लगा के जो है ना मुझे इसके ऊपर कन्विंस करने की कोशिश की। तो यानी कि मैं आई एम रियली शॉक्ड
कि मुझे तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये बंदा जो है ना किसी और का नैरेटिव जो है ना मेरे दिमाग में फीड करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि उस बंदे से मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बात ये है कि मैं तो बाहर बैठ के बात कर लेता हूँ, वो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि वो मार भी दे तो अब कोई पूछने वाला नहीं है, अदालतें तो है नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ उस बंदे को, क्योंकि मैं उसको बहुत देर से जानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो बंदा जो है ना फिर भी सिंसियर है, शायद अपनी जान बचाने के लिए वो थोड़ा बहुत जो है ना हैंकियाँ फैंकियाँ करता है वो बंदा। और फिर मुझे बाद में पता चला कि उस बंदे ने सिर्फ मुझे नहीं कॉल की, और भी बहुत सारे लोगों को कॉल करके ये चीज़ें फीड करने की कोशिश की। अब ये वाला एक जो है लेटर जो कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लिखा है। ठीक है, अब पाकिस्तान में आपको पता है रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल है, तो अब कुछ भी होगा, कुछ भी कोई भी चीज़ सेफ नहीं है। अब ये बंदा जो है सऊदी अरब, बरतानिया और कतर में बड़े बड़े ओहदों के ऊपर काम कर चुका है, बैंकर है ये बंदा। ये कहता है कि भाई मैं सारी ज़िंदगी मेरी बाहर गुजरी है, और मैंने जो है ना पाकिस्तान में पैसे ऑब्वियसली मैं भेजता था और मैंने वहाँ पर जमा किए हुए थे। तो मुझे एफबीआर ने ना अभी रिसेंटली नोटिस भेजा है कि भाई ये तुम हमें बताओ कि ये तुम्हारी इनकम की सोर्स क्या है। और वो उसने बताया, कहता है कि मैं रहता ही पाकिस्तान से बाहर हूँ। तो उन्होंने उन्होंने फिर भी जो है ना उसको 2 करोड़ का नोटिस भेज दिया कि जी आप 2 करोड़ ज़रा पे करें इधर आके। लेकिन अब परसों क्या हुआ है जी, एफबीआर ने उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर करके उसका बैंक अकाउंट फ्रीज करके और उसके जो सारे पैसे जो है ना अपने कब्जे के अंदर ले लिए हैं। अब मुझे बताएं कि वो बंदा क्या कर सकता है, कितना इजी है पाकिस्तान में ये चीज़ें करना। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में इस तरह की, यानी कि वो पाकिस्तान को, मुझे तो अब ऐसा फील होना शुरू हो गया है कि ये ऑन पर्पस तबाह किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान को, पूरे सिस्टम को। यानी कि करोड़ों लोग हैं यार। तो आप यानी कि क्या लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप कोई भी पाकिस्तान में पैसे ना लेके आए। पहले लोग नहीं लेके जा रहे हैं पाकिस्तान, अब तो सूरत हाल ये है ना कि भाई जिसको मौका मिलता है वो पाकिस्तान से जान बचा के भाग रहा है, एंड राइटली सो। इस सूरत हाल के अंदर जब आपके रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, कोई इदारा काम नहीं कर रहा है, सिर्फ फौजी जो है वो बस खुदा बन के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद आज ये भी खबर वायरल थी, हुकूमत का 205 अरब रुपए मालियत के खारियां रावलपिंडी मोटरवे M13 का ठेका मुसाबती बोली के बगैर मुज़ाकराती अमल के जरिए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO को देने का फैसला कर लिया गया है। भाई हम तो खाम खा हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हमें तो सिर्फ ये जो है ना भेड़ बकरियां समझते हैं, हमसे हमारा खून चूसते हैं और ये अयाशी करते हैं फौजी। अब आप अंदाजा कौन से मुल्क में इस तरह की चीज़ें होती हैं। आई थिंक उसकी ये जो मिसाल है ना वो ये है कि यानी कि ये इन्होंने भौंकने के लिए रखा हुआ है बंदा कोई। अब आप अंदाज़ा करें, जितने भी कश्मीरी रहते हैं ना यूके के अंदर, सबको टारगेट करके उनके खिलाफ लैंग्वेज इस्तेमाल किस किस्म की कर रहा है ये बंदा, सुनिएगा ज़रा। लोग जो बरतानिया में रहते हैं उनकी जुबान और यहाँ एंकर्स की जुबान एक ही तरह गंदी है, और वो इतने गंदे हैं जो बरतानिया में रहने वाले हैं खासतौर पे, कि अभी जो स्कॉटलैंड में वाकया हुआ है, मैं उस पर अलग से एक व्लॉग किसी वक्त करूंगा। 7 मुसलमानों को चाकू के वार करके जख्मी कर दिया वहां एक गोरे ने, इस वजह से कि ये गंदे लोग हैं, ये यहाँ आके हमारी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और जो अभी चाइल्ड गैंग रेप के जो जिन मुल्जमान मुजरमों को सजा मिली है, वो उनमें बहुत सारे यही है। तो आप सोचें कि और ये अभी आप देखें खबरें आ रही हैं बाहर कि कोई अपनी भाभी से शादी कर रहा है वहां पे सिटीजनशिप लेने के लिए, कोई बहन से पेपर मैरिज कर रहा है और सिटीजनशिप लेने के लिए, और फिर काम नहीं करते, वो तलाक मसनू। देखें, अब यूके में जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं ये उनको सबको टारगेट कर रहा है, बेसिकली कहता है कि गंदे हैं, और ये उनको कह रहा है कि उनकी गंदी जबान है। और ये जिनका टाउट है सबको पता है ये किसका टाउट है और किन के लिए ये सबके खिलाफ ये जबान इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले KPK के लोगों के खिलाफ भी इसी किस्म के प्रोपेगेंडे किए गए, क्योंकि जी वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान के खिलाफ भी इसी किस्म की बकवास करते हैं।
अब ये कश्मीरी थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं। कश्मीरियों की डिमांड क्या है? वो चाहते हैं कि जमहूरियत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई इनकी लाइवी हुकूमत ना हो। वो कहते हैं कि हमारे लोग जिसको हम चूज करेंगे वो हुकूमत में आए। ये उनकी बेसिकली डिमांड है। लेकिन वो जो फौजी कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा कंट्रोल है और हमारा कंट्रोल ही रहेगा। अब पाकिस्तान की आबादी, 70% आबादी जो है वो 22 साल से कम की आबादी है। इकॉनमी इन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है। अब ये देखें, 1600 जॉब्स पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने 1600 जॉब्स जो है ना वो देनी थी। उसके लिए ये सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान, वहां पर ये सारे नौजवान इकट्ठे हो गए हैं। ये फिजिकल टेस्ट देने के लिए गए हैं। ये पाकिस्तान की इन्होंने सूरत हाल बना दी है। उसके बाद ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसको हाईलाइट करते रहना चाहिए। अब देखें ये जो वाक़या हुआ है रिसेंटली पाकिस्तान में बच्ची के हवाले से, तो समीना पाशा साहिबा ने ये ट्वीट की कि यार अब तूने मुझे 3 बेटियां अता की हैं, दरिंदों के इस जंगल में इनकी हिफाजत फरमाना, इन्हें नेक बख्त बनाना, किसी नन्ही परी के साथ जुल्म देखकर सुनकर रूह कांप जाती है। अब मेजॉरिटी लोगों ने इसके नीचे आमीन सुमामीन और बड़े सपोर्टिव किस्म के मैसेजेस किए हुए थे। लेकिन उनमें से अब आप ये देखें, अता अराई साहब ने जो मैसेज किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कहते हैं सारी उम्र सारी इमरान नियाजी से हैं या किसी और ने भी हिस्सा डाला है। ठीक है, ये इस किस्म के बंदे, क्योंकि इसको हाईलाइट करना पता क्यों ज़रूरी है? फॉलोड बाय मरियम नवाज शरीफ, लब्बैक या हुसैन। यानी कि इस्लाम का इस्तेमाल तो ये सिर्फ जो है ना अपने मकसद के लिए करते हैं। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस तरह के जितने भी घटिया और गिरे हुए कमेंट्स करने वाले आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आएंगे ना नून लीग की तरफ से, उन सबको मरियम नवाज फॉलो करती हैं। तो ये क्या चीज आपको बताती है कि मरियम नवाज की वो टीम का हिस्सा हैं। बकायदा उनको बताया जाता है कि आपने इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करके इनको टारगेट करना है। अब मुझे बताएं, कोई सेन आदमी इस किस्म के बंदे को, मुझे यानी कि कोई इस तरह के गलीज किस्म की जबान किसी बंदे ने इस्तेमाल की हुई हो, मैं तो उसको राइट अवे उसको ब्लॉक कर देता हूँ या फिर मैं उसको अपने अनफॉलो कर देता हूँ ताकि मुझे कभी उसकी फीड नजर ना आए जब इस तरह की कोई। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो हैं उसको फॉलो करती हैं। फॉलो करने का क्या मतलब है? उसकी हर जो गलासत जो है ना वो मरियम नवाज को नजर आती है। वो अगर वो नजर आती है तो वो उसको अप्रिशिएट भी करती होंगी। अब इसी बात को मैं आगे लेकर चलता हूँ। अब ये देखें कि ये सरगोदा में जो वाक़या हुआ है, आ, इसको फिर एज यूजुअल जो है, यानी कि अब आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने जब जब से ये मावरा अदालत जो है कत्ल करना स्टार्ट किए हैं, यानी कि जो बंदा कुछ इस तरह का नज़र आता है उसको गोली मार देते हैं ये। अब आप मुझे बताएं कि इस तरह के वाक़यात इस तरह तो नहीं, हर दूसरे दिन तो नहीं हमें सुनने को मिलते थे। लेकिन ये जब से नून लीग की हुकूमत आई है, कत्लों पे कत्ल किए जा रहे हैं। और फिर भी ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज चलते ही रहते हैं। अब ये कहती हैं कि मैंने, ये है ना परवेज़ भट्ट साहिबा ख़वातीन के हकूक़ के लिए बड़ा कहती हैं कि मैं काम कर रही हूँ। कहती हैं आखिरकार सरगोदा में 7 साल बच्ची को जाति का निशाना बनाने वाला दरिंदा अपने अंजाम को पहुंच गया। मैंने वादा किया था कि बच्ची और इसके वालदैन को हर सूरत इंसाफ मिलेगा। ये वजीर आला मरियम नवाज का दौर है, कोई किसी को ये के साथ ज्यादती करके जाएगा कहाँ? अच्छा, अब इसके ऊपर वसीम मलिक साहब जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात की। कहते हैं कि ऐसे इंसानियत सोच जराइम बिलाशुबा नाकाबिले माफ़ी हैं, लेकिन क्या एक दरिंदगी का जवाब दूसरी दरिंदगी से हो सकता है? यानी कि मावरा अदालत कत्ल, ये इंसाफ नहीं बल्कि निज़ाम इंसाफ की नाकामी है। इन दरिंदों से निपटने के लिए कानून की फालत, तेज तरीन ट्रायल, बेहतर प्रोसिक्यूशन, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई चाहे जैसा मर्जी वाकया हो उसको प्रॉपर तरीके से रूल ऑफ लॉ के तहत उसको करना चाहिए। ये क्या वाकया हुआ है, अगले दिन उसको गोली मार के इन्होंने मार दी है। अब वो जिस लड़के की को मारा गया है उसकी माँ कहती है कि भाई ये तो आप इसके जो दुकानदार है उसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये मेरे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको मारा गया है। ठीक है ना, क्योंकि अब तफ्तीश ही नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है।
शायद ये बेकसूर हो, किसी को क्या पता, क्योंकि हमारे सामने तो नहीं है। हमारे सामने तो ये बताया गया कि ये आया, अगले दिन उसको गोली मार के ख़त्म कर दिया गया। तो इसके ऊपर हिना परवेज भट्ट साहिबा का ये नहीं कि ये इनकी मिनिस्टर हैं जो कि हर वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर रहती हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ बोल रही होती हैं, कहती हैं अच्छा अगर ये तुम्हारे घर के किसी बच्ची के साथ होता तो फिर तुम मुझे, फिर मैं देखती कि तुम कब इस तरह की बातें करते हो। यानी कि ऐसी रिडिकुलस जाहिलाना बात जो है ये मिनिस्टर के मुंह से, लेकिन अब क्या इनसे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं ये एक बीमारी के सिम्टम्स हैं। बीमारी कुछ और है, इखलाकी तौर पे हमारी कौम को तबाह किया है, फिर माशी तबाही आती है। आज मुझे एक मुल्क का बता दें जिसकी इखलाकियात ऊपर हो, जिनके मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर हो और वो गरीब हो। एक मुल्क मुझे बता दें, और कोई मुल्क मुझे बता दें जितना मर्जी पैसा हो, वसाइल हो, सब कुछ हो, लेकिन वहां की भी जो लीडरशिप करप्ट हो वो मुझे बता दे कि उसमें खुशहाली हो। देखिए ये साथ साथ जाता है। उस वक्त क्या हुआ था मदीना की रियासत में, क्या उन्हें कोई सोना तेल मिल गया था, क्या हुआ था कि उनके पास कोई पैसे आ गए थे, कैसे वो ऊपर उठ गए थे, कोई उन्होंने कर्जे लिए थे, किस तरह उठे थे ऊपर। दुनिया के अजीम लीडर ने उनकी इखलाकियात उठा दी थी। सादिक और अमीन एक कौम, उन्होंने हमें बताया, हमें कुरान में अल्लाह हुक्म करता है कि उनकी सुन्नत पे चलो। अल्लाह जब हमें कहता है उनकी सुन्नत पे चलो, क्या हम अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं? हमारी बेहतरी के लिए कहता है कुरान शरीफ में, सब कुछ हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने, ये तुम्हारे लिए बुक ऑफ गाइडेंस है हमेशा के लिए, और ये हमारी बेहतरी के लिए है। तो वो जब हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है। और मैं जिसने इस उम्र में सारी दुनिया देख लिया है, स्पीकर साहब मैं आपको बताऊं, मुझे तकलीफ होती है देख के जब मैं ये मगरबी मुल्कों में जाता हूँ, स्कैंडिनेविया में, स्विट्जरलैंड में, आप वहाँ के इखलाकी स्टैंडर्ड्स देखें, उनकी मॉरल स्टैंडिंग्स देखें, शर्म आएगी आपको कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है। और ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आपको अफसोस होगा कि हम वो किसकी उम्मत है, हम किसकी उम्मत है, किसके नाम पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे ये हमारा मुल्क बना था।